फाइनली ब्रह्मोस मिसाइल की पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर को फाइनलाइज किया जा चुका है और भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। एचएएल और रोल्स रॉयस अभी एक साथ मिलकर एक नए एरो इंजन को डेवलप करने वाले हैं, जबकि एचएएल की तरफ से अभी सफरान और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर डेवलप करने वाले एरो इंजन डेवलपमेंट प्लान को शायद कैंसिल करने का फैसला किया गया है। इंडिया, चाइना और भूटान की ट्राई जंक्शन एरिया में बेहतर सुरक्षा के लिए एसएसबी में अभी लगभग 12 नए बटालियन को इंडक्ट करने का फैसला किया गया है। बालाकोट के दौरान आखिर किस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवेक्स इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 को स्पॉट नहीं कर पाए थे और ये उनकी नाक के नीचे से जाके बम गिरा के कैसे वापस आ गए थे। और अंत में पहली बार तेजस और JF-17 में आमने सामने की टक्कर होने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके है। आप सभी को याद होगा पिछले कुछ महीनों से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत किया जा रहा था, जिसमें फिलीपींस सबसे आगे था और फिलीपींस की तरफ से अभी पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की बात की गई थी। इसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच काफी दिनों से बातचीत किया जा रहा था और दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल नेगोशिएशन किया जा रहा था। इसके अंदर भारत की तरफ से फिलीपींस को लगभग $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑफर किया गया था, जिसके अंदर वो चाहे तो भारत से डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद सकता था। अभी हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फिलीपींस के बीच अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया गया है। इसके बारे में बताते हुए फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना ने बताया है कि इन मिसाइल को अभी वो कोस्टल डिफेंस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि फिलीपींस अभी ब्रह्मोस मिसाइल की लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदने वाला है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है, लेकिन इसमें कितने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन खरीदने जा रहा है इसके बारे में फिलीपींस की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया गया है और फिलीपीन की डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बस इतना बताया गया है अभी वो पिछले साल से पेंडिंग पड़े हुए डील को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पिछले साल फाइनल नहीं किया गया था। इस साल ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ डॉक्टर सुधीर मिश्र भी फिलीपींस की आर्मी और मरीन की बेस पर गए हुए थे, जो कि शायद इस डील के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, क्योंकि अभी फिलीपींस जिन ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला है उनको फिलीपींस की तरफ से मरीन यूनिट या फिर आर्मी की तरफ से इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके है। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास अभी एक भी मॉडर्न एरो इंजन मौजूद नहीं है, जिस वजह से अभी हम खुद के फाइटर जेट्स को पावर करने के लिए इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भारत अलग अलग फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर अपनी खुद की एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आने वाले 7 सालों के अंदर तैयार करने का प्लान किया गया। इसमें फ्रांस की सफरान, यूनाइटेड स्टेट की जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस पहले नंबर पे थे। लेकिन इनमें से भारत पहले से ही यूनाइटेड स्टेट की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कोई भी नए इंजन को बनाने का प्लान ड्रॉप कर चुका है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से पहले से ही भारत के साथ अपने इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर करने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अभी भारत की तरफ से रोल्स रॉयस के साथ मिलकर फाइनली एक नए एरो इंजन को डेवलप किया जाने वाला है। इसके लिए अभी एचएएल और रोल्स रॉयस के बीच एक जॉइंट टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी किया जा रहा था, जो कि अभी लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसमें जो एस्टिमेटेड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर होने वाली है, जिसके अंदर एक कंप्लीट नए इंजन को डेवलप करने के साथ साथ इसकी बाकी सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा। इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से भी इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए लोकल कंपनी के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए सब पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। रोल्स रॉयस के मुताबिक इस इंजन की जो डिज़ाइन होने वाली है वो कम्प्लीट एक नई डिज़ाइन होने वाली है, लेकिन इसमें कावेरी इंजन के कुछ पार्ट जैसे कि टर्बोफैन सेक्शन और कूलिंग सेक्शन मौजूद रहने वाली है, पर इसका कोर सेक्शन अभी पूरी तरीके से नया होने वाला है। अभी सफरान को छोड़ के भारत का रोल्स रॉयस के साथ जाने का एक मेन कारण ये भी है कि रोल्स रॉयस अभी इस इंजन की सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एचएएल के साथ शेयर करने वाला है और सही मायने में भारत इसका ओनर होने वाला है। साथ ही सफरान भारत के साथ अपनी M8 इंजन की एक डेरिवेटिव वेरिएंट को बनाने के लिए लगभग $6 बिलियन का डिमांड कर रहा है, जबकि रोल्स रॉयस यहाँ पर बस 3 से 4 बिलियन डॉलर ही डिमांड कर रहा है और हमें एक कंप्लीट नया इंजन भी यहाँ पे मिलने वाला है।
इस इंजन की बात करें तो इसको इनिशियली 110 किलोन्यूटन क्लास की थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में सेम इंजन को मॉडिफाई करके हम लगभग इसकी थ्रस्ट कैपेसिटी को 20% तक बढ़ा सकते हैं। इस इंजन को पूरी तरीके से भारत में ही टेस्ट किया जाएगा और इसे ऑपरेशनल करने से पहले एमका की एक यूनिट में इसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एमका की एक इंजन यहाँ पे एग्जिस्टिंग जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 इंजन होने वाली है, जबकि दूसरे इंजन की बात करें तो उसके जगह पर नए इंजन को डाल के इसको टेस्ट किया जाएगा और अभी इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाने में लगभग 2029 तक का वक्त लगने वाला है। अगला अपडेट एसएसबी को लेके है। आप सभी को पता होगा कि एसएसबी मेनली भारत, नेपाल और भूटान की बॉर्डर की निगरानी करती है और अभी पीटीआई में एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया है कि भारत, नेपाल और भूटान की बॉर्डर में सुरक्षा को बेहतर करने के लिए एसएसबी की लगभग 12 नए बटालियन को तैयार करने का फैसला किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 13,000 सोल्जर मौजूद होने वाले हैं। इनको मेनली भारत अभी चाइना, भारत और भूटान की बॉर्डर में यानी कि ट्राई जंक्शन एरिया में तैनात करने वाला या फिर सिक्किम बॉर्डर के पास तैनात करने वाला है। हालांकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से पहले से नए बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को तैयार करने के लिए मना किया जा रहा था, लेकिन शायद अभी हालात को देखते हुए एसएसबी के नए बटालियन को तैयार करने का फैसला किया गया है। एसएसबी की अभी टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लगभग 90,000 के आसपास है और अभी एडिशनल 13,000 ट्रूप्स को यहाँ पे शामिल करने का फैसला किया गया है। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल KR चंद्र जी ने बताया कि इन सभी 12 बटालियन को अभी एक साथ नहीं बल्कि फेज वाइज मैनर में यानी कि धीरे धीरे करके ऑपरेशनल किया जाएगा। पहले फेज में 3 यूनिट को यहाँ पे आने वाले 4 सालों के अंदर तैयार करने का प्लान किया गया है और इन नए बटालियन को अभी बॉर्डर में मौजूद 2 बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे हमारी एक से दूसरे बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होने वाली है, साथ ही हमारी स्ट्रेंथ भी बॉर्डर में काफ़ी बढ़ने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की तरफ से अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर एक मैसिव फील्ड एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। ये हमारे लिए एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज है जिससे हर साल कंडक्ट किया जाता है और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से अपनी रेगुलर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को चेक किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम रुद्र कवच रखा गया है और ये एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी के टैंक्स, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल और रुद्र हेलीकॉप्टर भी शामिल था। आर्मी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक्सरसाइज के जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव रखे गए थे उन सभी को सफलता के साथ अचीव किया गया है। इसमें जलंधर बेस वज्र कॉर्प पार्टिसिपेट कर रहा था जो कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार था और इनका साथ देने के लिए यहाँ पे यूएल बेस राइजिंग स्टार कॉर्प की तरफ से फायर सपोर्ट भी दिया जा रहा था, जिसमें हमारे रुद्र हेलीकॉप्टर की तरफ से लाइव एम्यूनिशन को फायर किया जा रहा था। रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें नाइट विजन सिस्टम और थर्मल साइट भी मौजूद है। प्राइमरी वेपन के तौर पर इसके पास एक 20 mm का कैनन होने के साथ साथ इसमें रॉकेट्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरीके की 58 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और जल्दी ही आर्मी की तरफ से इसकी एडिशनल 20 यूनिट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। रुद्र हेलीकॉप्टर्स को भारत और चाइना के बीच चल रही तनाव के दौरान भी लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था, लेकिन ये एक डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि इसमें ट्रूप्स को भी कैरी किया जा सकता है और एक ही बार में वो ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर भी काम कर सकता है। पर यहाँ पर पेलोड की वजह से कुछ लिमिटेशन आ सकते हैं, मतलब अगर इसमें हम ज़्यादा हथियार फिट कर देते हैं तो ज़्यादा ट्रूप्स को कैरी नहीं कर पाएगा और अगर इसमें ज़्यादा ट्रूप्स लिया जाता है तो इसको हेविली आर्म नहीं किया जा सकेगा, जो कि एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर के सेगमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है और इसमें सिर्फ वेपन को ही लोड किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से 26 फरवरी 2019 को LOC पार करके पाकिस्तान के अंदर मौजूद सूरों के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक किया गया था और ये पिछले 40 साल में पहली बार था जब भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट LOC पार करके और पाकिस्तान के अंदर घुस के कुछ स्ट्राइक कर रहे थे। हालांकि पहले पाकिस्तान की तरफ से इस बात से इनकार किया जा रहा था कि भारत की तरफ से ऐसी कोई भी स्ट्राइक नहीं किया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने इसको कबूल कर लिया और उन्होंने बताया कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और भारत की तरफ जो भी बम गिराए गए थे वो सभी खाली जगह में गिरे थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर बम खाली जगह में गिरे थे तो भी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट LOC पार करके 20 से 25 किलोमीटर अंदर जाके बम गिरा के वापस कैसे आ गए थे और पाकिस्तानी एयरफोर्स को पता तक नहीं चला था। इसका जवाब देते हुए अभी पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अवसर प्राप्त एयर मार्शल मसूद अख्तर ने बताया है कि इसका एक मेजर कारण ये था कि इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों की एयरफोर्स की तरफ से नोटिस दिया गया था कि कोई भी एक दूसरे के फाइटर जेट के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तानी फाइटर जेट उस दौरान इंडियन फाइटर पर निशाना नहीं लगाएंगे और भारत के फाइटर जेट सिर्फ बम गिरा के तुरंत ही वापस आ जाएंगे।
वैसे सुनने में काफी अजीब लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि अगर पाकिस्तान को उस रात इंडियन एयरफोर्स के मिराज को रोकना होता तो वो आसानी से उनको रोक लेते, क्योंकि जैसे उनको भारत के मिराज के बारे में पता लगा तो उसके बस 5 मिनट के अंदर उनके फाइटर जेट टेक ऑफ कर सकते थे। लेकिन जैसे कि पहले से ये बता दिया गया था कि कोई भी किसी भी जेट के साथ एंगेज नहीं होगा, जिस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट जैसे मिराज को आते हुए देखे तो कंबल ओढ़ के सो गए थे, क्योंकि उनको इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ एंगेज ना होने का ऑर्डर मिला था। लेकिन दूसरे दिन जब उनको ऑर्डर मिला तो वो इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 के साथ एंगेज हुए थे। अब अगर भारत की पर्सपेक्टिव की बात करें कि किस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भारत की मिराज को रोका नहीं गया था, या फिर किस वजह से इंडियन एयरफोर्स की मिराज आसानी से अंदर जाके बम गिरा के वापस आ गए थे, तो इसका जवाब देते हुए एयर मार्शल हरि कुमार, जिन्होंने इस स्ट्राइक को अंजाम दिया था, उनका ये कहना था सबसे पहले तो इस तरीके की स्ट्राइक को करने के लिए भारत की तरफ से पहले से प्लानिंग किया गया था, क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवेक्स बॉर्डर के करीब घूम रहे थे, जो कि किसी भी इंडियन जेट की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते थे। इसी वजह से मिराज की मूवमेंट को छुपाने के लिए सबसे पहले भारत की तरफ से जगुआर फाइटर जेट के एक स्ट्राइक पैकेज को राजस्थान की सेक्टर में पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ भेजा गया था। अब इसको देखने के बाद पाकिस्तान एवेक्स और बाकी सभी फाइटर जेट को पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान की साइड में फोकस कर दिया गया था, और उनको लगा था कि शायद भारत की तरफ से भी बहावलपुर सेक्टर में कोई स्ट्राइक करने का प्लान किया गया। लेकिन असल में भारत की तरफ से POK में मौजूद झंडे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के ऊपर स्ट्राइक करने का प्लान किया गया था, और उसके बाद अपने मिराज फाइटर जेट को भेज दिया गया था, और जब तक पाकिस्तान को इनका पता लगता तब तक ये वहां पे जाके बम गिरा के वापस आ गए थे। अगला अपडेट भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को लेके है। हाल ही में ही आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से श्रीलंका में अपनी तेजस की एक ट्रेनर वेरिएंट को भेजने की बात की गई है, और इसे अभी एक श्रीलंकन पायलट को डेमो फ्लाइट के तौर पर भी दिखाने का फैसला किया गया है, जिससे साफ होता है कि अभी भारत की तरफ से तेजस को श्रीलंका को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। वैसे अभी भी श्रीलंका की तरफ से अपनी पुरानी F7 और MiG-27 जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट की तलाश किया जा रहा है, और यहाँ पर भारत की तरफ से इस डील को हासिल करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस डील के ऊपर पाकिस्तान भी काफी पहले से नजर रखा हुआ है, और पाकिस्तान की तरफ से श्रीलंका को अपनी JF-17 फाइटर जेट को पहले से ऑफर किया गया था, लेकिन पिछले कई सालों से श्रीलंका JF-17 को खरीद नहीं रही। हाल ही में जब इमरान खान श्रीलंका के गश्त पर गए हुए थे तो उस दौरान भी वो चाइना के द्वारा बनाए गए और चाइनीज पेंट से पाकिस्तान के द्वारा पेंट किए गए JF-17 को श्रीलंका को ऑफर कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि श्रीलंका अभी JF-17 में कोई खास इंटरेस्ट दिखा रही है। वहीं पर ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका अभी शायद तेजस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, और श्रीलंका की तरफ से अभी एक सीनियर रैंक के ऑफिसर तेजस की टेस्ट फ्लाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर JF-17 और तेजस के बीच एक कंपटीशन होने वाली, जिसमें देखने वाली बात यह है कि श्रीलंकन एयरफोर्स के लिए होने वाली इस रेस में तेजस को सिलेक्ट किया जाता है या फिर JF-17 को सिलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।